ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा एग्जाम्पल मिल सके कि किस तरीके से अप्रोच सेट करनी है आपने पढ़ते वक्त। हाँ, बेशक हम सिलेक्टेड सेक्शंस पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हैं, जैसे कि ये आ गया एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके सवाल आने के। फिर ये तारीख आ जाती है जब इसको मंजूरी मिलती है, मतलब असेंट मिलती है। प्रियम्बल भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रियम्बल वगैरह वाली चीज़ें हैं ना, ये आप लगभग सब एक्ट की उठा के एक साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस भी पता चल जाएगा। जैसे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे पास, और ये साथ में ही मैंने खोल लिया इंडियन एविडेंस एक्ट। ये दिख रहा है क्या साफ? ये देख लो भाई, दोनों प्रियम्बल आ जाते हैं साथ साथ। तो इसमें आप ना वो कुछ डिफरेंस भी फिगर आउट कर पाएंगे अगर है तो। और जैसे कि इसमें दिया हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, ये साथ में 1 दिया है ना, तो इसके नीचे नोट्स दिए होते हैं साथ में, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं साथ में। अभी जो हमारा बेसिक प्लान है, हाँ वो प्लान है कि हम सिलेक्टेड सेक्शंस कर रहे हैं हर रोज़ के, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं ले रहे हैं इस तरीके से पढ़ाई का। तो आपने ये नोट करना है कि सब सेक्शन कितने हैं किसी भी एक्ट में। सब सेक्शन का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको सब सेक्शन वाइज याद रहे कि उसमें टोटल बातें कितनी है, जो इन्फॉर्मेशन वो सेक्शन कैरी कर रहा है उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब किस किस चीज़ से वो रिलेट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो जैसे कि आप देखें सब सेक्शन 1, और माफ़ी चाहूँगा सेक्शन 1, इसमें सब सेक्शंस नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी हेडिंग बना के दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, सेविंग वगैरह दिया हुआ है। सेविंग में क्या क्या सेविंग है वो भी देखने की ज़रूरत है, इसमें नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको, पिछले 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट का ये इंटरप्रिटेशन क्लोज है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है और इसमें इंटरप्रिटेशन क्लोज की बात है, इसमें यूं ही नहीं बता रखा, मतलब जैसे आमतौर पे जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि सीआरपीसी की है, सीपीसी की है, उसमें आगे टाइटल दिया जाता है, उसके बाद जैसे कि यहाँ प्रपोजल की डेफिनेशन है ये, तो उसमें पहले बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ वैसे ही मतलब एक डेफिनेशन दी गई है, उसका टाइटल नहीं सेट किया गया पहले। फिर ये ऐसे डेफिनेशन आपको यूँ याद करना पड़ेगा, ए में कौन सी डेफिनेशन है, बी में कौन सी डेफिनेशन है, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको वर्ड टू वर्ड याद भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 2 में भी कोई सब सेक्शन नहीं है, लेकिन क्लोजेज हैं डेफिनेशन के, वो आपको आने चाहिए। सब सेक्शन माफ़ी चाहूँगा, सेक्शन 3 में भी कोई सब सेक्शन नहीं है। इसमें दिया गया कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की किसी एक्ट के द्वारा हो सकती है। सेक्शन 4 आ जाता है, ये देखो, ये मैंने, इसमें भी कोई सब सेक्शन नहीं है। ज़्यादातर ये जो मीडियम एक्ट है ना अपने, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एविडेंस हो गया, टीपीए वगैरह, सब सेक्शन है ही नहीं इनमें ज़्यादातर। ये प्रपोजल की कम्युनिकेशन है, पी लिखा हुआ है मैंने, एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है, और यहाँ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन है। इसके बाद यहाँ खेल शुरू होता है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस अपने डेफिनेशन क्लॉज में भी मिल जाएंगी आपको ज़रूर, कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए। नहीं मिली यहाँ तो कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन है अपने सेक्शन 4 में। एविडेंस एक्ट में भी बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन है, कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत है, तो इलस्ट्रेशन को भी आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इलस्ट्रेशन से सवाल पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। और एविडेंस की तो छोड़ ही मत देना बिल्कुल भी, थोड़ी शायद डिस्टर्बेंस हो सकती है आपको, क्योंकि माहौल थोड़ा चेंज है आज, देख सकते हैं आप आसपास का व्यू। तो अब ये आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 में भी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ेगी क्या, कम होएगी, 1 मिनट। हाँ, सेक्शन 5 में भी कोई सब सेक्शन नहीं है। इसमें बताया गया रेवोकेशन, मतलब वापस लेना, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को वापस कब लिया जाएगा, ये समय बताया गया कि किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, जब तक उसकी कम्युनिकेशन ना हुई हो। प्रपोजल के केस में तो प्रपोजर के खिलाफ कंप्लीट ना हुई हो, और एक्सेप्टेंस के केस में एक्सेप्टर के खिलाफ कंप्लीट ना हुई हो एक्सेप्टेंस।
ये इलस्ट्रेशंस है, एक एक ध्यान से पढ़ेंगे आप। अब यहाँ कहीं जाके सेक्शन 6 में सब सेक्शन शुरू होते हैं। 4 सब सेक्शन है और ये भी शायद इसीलिए सब सेक्शन दिए गए हैं क्योंकि यहाँ बनाना इम्पोर्टेंट था। यहाँ कहा गया है कि रेवोकेशन कैसे होगी। पहले पार्ट में कह दिया, सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि नोटिस के ज़रिए नोटिस देना पड़ेगा। 2 में कहा गया है कि जब जैसे कि कोई ऑफ़र करता है बंदा और यूँ कहता है ये ऑफ़र 10 दिन के लिए है, तो उस 10 दिन के ख़त्म होने के बाद क्या होगा, वो ऑफ़र नहीं रहेगा। अगर जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है तो उसे मतलब मान लिया जाएगा कि वो रेवोकेशन हो चुकी है। अगली चीज़ है 3rd में कि कोई कंडीशन लगाई गई हो कि कोई कंडीशन प्रूव करनी है और उसके बाद मतलब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है और वो कंडीशन फेल कर जाए। 3rd आ गया कंडीशन फेल। 4th आ जाता है डेथ या इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, मतलब जो बंदा प्रपोज कर रहा है, जो ऑफ़र कर रहा है, वो मर जाता है या इंसेन हो जाता है, तो उस डेथ और इंसैनिटी के केस में भी उसकी रेवोकेशन हो जाएगी। और कब तक, और ये चीज़ नॉलेज में आ जानी चाहिए एक्सेप्टर के। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मतलब ये हम प्रोविज़न डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी एक ओरिएंटेशन और अप्रोच सेट हो सके और आप इस रूप में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो। और इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट केसेस होंगे वो आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिलाओ मत, अलग अलग से स्पेसिफिकली आप करें, सेक्शन से भी रिलेट करते चलें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से जुड़े रहो। धन्यवाद।